हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है भावेश अग्रवाल की। तो उनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया है भाई। कंज्यूमर कमीशन ने निकाला है। कहानी ये है कि 28 जनवरी को उनको कोर्ट में अपीयर होना था, वो हुए नहीं। उसके बाद में ऐसा किया गया है। बेलेबल है, ये नहीं है कि जेल में चले जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए से कम थोड़ा सा पैसा देना है, बच जाएंगे। बट दिस इज नॉट राइट, जिस डायरेक्शन में वो ओला को लेके जा रहे हैं। बाकी ओला इलेक्ट्रिक ऑल टाइम लो जाता हुआ दिखाई दिया, 28 रुपए पे पहुंच गया भाई। पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली बैंड बजा पड़ा है भाई ओला इलेक्ट्रिक का। मैंने कुछ टाइम पहले केस स्टडी भी बनाई थी जहां पे मैंने बताया था भाई क्या चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, क्या होने वाला है, और क्रुतुम के बारे में बात करी थी मैंने। और देख लेना, मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ कुछ चीजें ना आपको बाद में रियलाइज होगी। ओला इलेक्ट्रिक में मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, निकल जाओ, बच जाओगे। पर जो निकल गया वो समझदार है, जो नहीं निकला वो बैठे रहेगा। अब एकदम ही कुछ काला जादू कर दे, कोई हवन शवन करा के कुछ दस बदल दे तो बात अलग है। बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस टाइम पे, ना ओला के अंदर, ना ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, ना क्रुतुम के अंदर। किसी के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाकी ईज माई ट्रिप की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 90% घटता हुआ दिखाई दिया Q3 के अंदर। 3.4 करोड़ के ऊपर पहुंच गया भाई। यहाँ पे जो उनका एयर टिकटिंग बिजनेस है वो 1% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 64% इनको रेवेन्यू लाके देता है। जो इनका होटल वाला बिजनेस है वो 31% घटता हुआ दिखाई दिया है। यूनिट इकोनॉमिक्स से देखा जाए तो आज ये 1 रुपया एक पैसा खर्च करते हैं 1 रुपया कमाने के लिए। अब अगर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे है? बताओ, कोई ध्यान से सोच के बताओ कि कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है कंपनी अगर ऐसे काम कर रही है। बाकी मैंने ईज माई ट्रिप के ऊपर भी बनाई थी भाई वीडियो, मेरे पास तो कुछ कुछ मिगल भी आ गए उसके हटाने के लिए कि ये है वो है। मैंने कहा भाई कुछ गलत ही नहीं बोला मैंने उसके अंदर। देखो, अगर देखोगे पिछले कुछ टाइम में मैंने केस स्टडीज कम करी है, बट जो जो केस स्टडीज डाली है उसके इम्पैक्ट्स अब दिखाई दे रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक डाली थी, देख लो हाल। क्रुतुम अभी हुआ नहीं है कुछ, अभी हो जाएगा, कुछ टाइम वेट करो, वेट एंड वॉच। ईज माई ट्रिप डाली थी, ईज माई ट्रिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले मैंने अभी बोट वाली डाली थी कि भाई बोट का आईपीओ फेल होता हुआ दिखाई देगा, उसमें बहुत सारी ये है, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम का थोड़ा बैंड बज रहा है, सबके सब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने की तरफ डायरेक्शन ले रहे हैं। एक दो कंपनीज है जो कि निकल के आएगी। बाकी ईज माई ट्रिप वाले 500 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं। कहा जा रहा है राइट इशू, QIP, प्रेफरेंशियल इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा रेस किया जाएगा। मतलब जहां से मिल जाए वहां से पैसा रेस करेंगे। रेवेन्यू आया है इनका 151 करोड़ का और मार्केट कैप पहुंच गई है इनकी 2662 करोड़ के ऊपर। तो क्या आपका पैसा इसमें लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी फ्रैक्चरल एनालिटिक्स की बात करके चले तो उनका आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जैसे उम्मीद थी वैसा ही दिखाई दिया। 3% डिस्काउंट पे खुला है क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत हैवी नहीं दिखाई दी थी। QIVs ने 4.18x किया था, NIIs 1.05 थे। इनफैक्ट जो खुद के एम्प्लॉइज थे वो नंबर कम था, तो उम्मीद तो यही दिखाई दे रही थी कि सीन हल्का रहेगा। बाकी क्वालिटी वॉल इंडिया की बात करके चले तो वो 26% डिस्काउंट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया भाई। तो अगर आपके पास में एक HUL का शेयर है तो आपको एक क्वालिटी वॉल का भी शेयर मिलेगा। अभी HUL ने डीमर्ज किया है इसका एंटिटी को, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है। बाकी भाई वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर पेपर फ्राई की बात करके चले तो उन्होंने $18 मिलियन रेज करे हैं 44% डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट एक कंपनी कब लेती है? जब उसका बैंड बजा पड़ा होता है, मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा होता है, तो वो डिस्काउंट के ऊपर पैसा लेती है। डिस्काउंट का मतलब जो इनकी लास्ट वैल्यूएशन थी उससे 44% कम वैल्यूएशन के ऊपर इन्होंने भी पैसा रेज किया है। और ऐसा क्यों होता है? जब मार्केट से पैसा नहीं मिलता है। मेन बात यह है, जून 2025 के अंदर ही इन्होंने लास्ट राउंड किया था, वहां पर $5.1 मिलियन रेस करे गए थे। बट मेन बात देखो ना, अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करके चले तो इनका रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है, 163 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जो कि पहले 189 करोड़ पे होता था। और लॉसेस इंप्रूव होने के बावजूद भी 85 करोड़ पे पहुंचे हैं। तो अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो जितना पैसा इन्होंने पहले रेस किया था वो खत्म होने की कगार पे, खत्म हो गया होगा, कगार पे ही होगा, तभी पैसा रेस किया गया है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो हाल बुरा था इसलिए पैसा रेस किया है। बाकी स्पिनी की बात करके चले तो 160 से 170 मिलियन रेस कर रहे हैं फ्लैट वैल्यूएशन के ऊपर। ये यहाँ पे फेडेलिटी और एसल लीडर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 का जो इनका रेवेन्यू है वो 25% बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर। लॉसेस 28% घटते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो सही डायरेक्शन है। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि फ्लैटर वैल्यूएशन प्रॉब्लम नहीं है। देखो, फ्लैटर वैल्यूएशन अगेन इसको मैं डाउन राउंड ही कंसिडर करता हूं। फॉर एग्जांपल, आज मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है और
मैंने 100 करोड़ पे मार्केट से पैसा उठाया आज, 3 साल के बाद में अगर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ पे ही है तो ये बहुत बुरी बात है ना। अगर बेसिक मैथ्स की बात करके चले तो 12% कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न तो बेयर मिनिमम आना ही चाहिए किसी कंपनी के अंदर। अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसको डाउन राउंड ही कंसिडर करके चलता हूं, क्योंकि मैं इतना मान के चल रहा हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी है, इतना 1% ब्याज मान के चलो। तो इस चक्कर में मैं कह रहा हूं कि अगर सालाना 12% से कोई कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो बेकार है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। बाकी जीवा की बात करके चले तो 72 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर उन्होंने। यहाँ पर 89% इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 518 करोड़ पे पहुंच गया जो कि पहले 274 करोड़ पे होता था। मजे की बात यह है अभी ये 50-50% स्प्लिट के ऊपर है। अगर चैनल्स की बात करके चले मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर आधा आधा धंधा आ रहा है भाई, और ये बड़ी बात है ऑनलाइन ज्वेलरी की कैटेगरी के अंदर। आप ये कह सकते हो इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू थोड़ा कम होता है और अब थोड़ा ब्रांड भी स्टैब्लिश हो गया है, इस चक्कर में ऑनलाइन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ऑनलाइन 50% इज अ गुड नंबर इनके लिए। बट कहानी ये है इनके लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, 22% बढ़े हैं, 72 करोड़ पे पहुंच गए हैं। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो क्लियर दिखाई दे रहा है भाई कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ाए गए हैं, जिस चक्कर में लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। अच्छी बात यह है कंपनी का एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, ROCE इंप्रूव हुआ है, यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे कंपनी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। बाकी नाइसा की बात करके चले तो वो इस साल की सेकंड यूनिकॉर्न बन गए, 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास पैसा रेस कर रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं और 1.2 बिलियन डॉलर रेस कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात, 600 मिलियन डॉलर इक्विटी की फॉर्म में रेस किया जा रहा है और 600 मिलियन डॉलर डेट की फॉर्म में प्लान किया जा रहा है। अब आइडिया ये है इन पैसों से ये 20,000 से ज्यादा GPUs लगाएंगे हमारे देश के अंदर, 1.4 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी वैल्यूएशन पहुंचती हुई दिखाई देगी। अब अगर प्री सीरीज ए राउंड की बात करके चले तो फाउंडर 43% कंपनी का ओन करते थे, नेक्सस और Z47 16% के आसपास ईच ओन करते थे। अब पैसा रेस करने के बाद में नया स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट्स सी। किसने अपना जरा डिल्यूशन किया है, लेट्स सी। बाकी द मैन कंपनी की बात करके चले तो वो भी लॉस की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल थे, एबिटा लेवल पे नेगेटिव आ गए हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे दिखाई दे रहा है। करंट एसेट देखा जाए तो कंपनी के कम हुए पर ठीक है। तो एक बार को हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास में बैंक में पैसा नहीं है, 68 करोड़ के आसपास की एसेट्स पड़ी है, दैट इंक्लूड्स इक्विपमेंट वगैरह और माल भी। तो देखते हैं क्या होता है, क्या कोई न्यूज आती है जल्दी इनके पैसे रेस करने की या नहीं। बाकी अगर आप देखोगे कहानी सारी की सारी ये है कि इनका रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस वही हैं जहां पहले थे अभी वही हैं, बट रेवेन्यू घटा है जिस चक्कर में लॉसेस दिखाई दिए। जो कि पहले 9 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करते थे अब लॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स बहुत डिस्काउंट के अंदर माल बेच रहे हैं और हेविली बैग्ड है और इस चक्कर में लॉस कर भी पा रहे हैं। बाकी बजाज फाइनेंस की बात करके चले तो उनके AI लोन 1600 करोड़ को पार करते हुए दिखाई दिए भाई। उन्होंने बोला है 20 मिलियन ऑलमोस्ट 2 करोड़ कस्टमर कॉल्स AI हैंडल कर रहा है Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। प्लान है कि इसको 100 मिलियन तक लेके जाएंगे अगले साल तक। 800 से ज्यादा ऑटोनोमस एजेंट लगाए जाएंगे जहां पर 47% प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। अब जो लोग बोलते हैं कि AI से भाई कुछ नहीं होने वाला, कॉलिंग में ऐसा हो गया वैसा हो गया है, देख लो भाई चीजें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आज से मेरे को याद है 7-8 महीने पहले मैं बात बोलता था, उस टाइम लोगों को हजम नहीं होती थी बात, और मैं भी बोलता हूं। देखो लेटेंसी का इशू आता था, पहले क्या होता था, पहले हम मतलब मैं जैसे अभी फोन पे बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्मल बात करूंगा तो मॉडल उसको ट्रांसक्राइब करता था। ट्रांसक्राइब मतलब उस मेरी लैंग्वेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था, फिर वो AI के पास में जाती थी, फिर AI उस ट्रांसक्रिप्शन को समझता था, रिप्लाई करता था, रिप्लाई करने के बाद में उस टेक्स्ट का जो रिप्लाई है वो ऑडियो में कन्वर्ट होता था, फिर मेरे तक पहुंचता था। बट अभी वॉइस टू वॉइस API आ गई है रियल टाइम वाली, जो कि डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन कर पा रही है। और मैं अगर क्वालिटी की बात करके चलूं तो श्रवम यूज करके देखो एक बार, इंडियन कंपनी है भाई और वो इंडियन एक्सेंट के अंदर, इंडियन सब के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो ये मान के चलो जिस तेजी से पूरा सिस्टम बढ़ रहा है ना, CRM कॉल ऑटोमेशंस इतनी बढ़िया हो जाएगी ना, सोच भी नहीं सकता कोई। बाकी FIIs की बात करके चले तो उन्होंने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है स्विगी के अंदर
पिछले लगातार 4 क्वार्टर्स के अंदर, मार्च 2025 के अंदर 5% से नीचे थे, अब ये 16% से ऊपर आ गए हैं। अभी रिसेंटली स्विगी ने 10,000 करोड़ रेस करे थे QIP से, उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका रेवेन्यू 52.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया भाई, अगर मैं सितंबर 2025 की बात करके चलूं, बट लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं भाई, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से फूड वाला बिजनेस बहुत कम कॉम्पिटिटिव होने वाला है। देखो फूड वाला बिजनेस अभी पैसा कमा रहा था, लोग परेशान हो रहे हैं, उनको लगता है कि भाई जोमेटो स्विगी बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, ये चार्ज वो चार्ज वो चार्ज वो चार्ज। फिर भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो कि प्रेफर करते हैं, ठीक है पैसे दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, कन्वीनियंस के पैसे हैं। बट अभी ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं ना, अभी रैपिडो वाले अपनी सिस्टम लेके आ रहे हैं, रैपिडो वाली की स्टडी देख लेना, उसमें पूरा समझा रखा है। और अभी फ्लिपकार्ट वाले भी कह रहे हैं कि हम भी फूड डिलीवरी में आने वाले हैं। और अब जिस तरीके से लॉजिस्टिक सिस्टम बढ़ गया है ना, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं खुद ही रेस्टोरेंट हूँ, मेरे पास में ऑर्डर आ रहा है, कहीं से भी ऑर्डर मैं जनरेट कर पा रहा हूँ, खुद की वेबसाइट से, खुद की ऐप तो नहीं, खुद की वेबसाइट से, कैसे भी, या व्हाट्सएप से या फिर मैसेंजर से। और मेरे पास ही एक कोई कंपनी है जो डिलीवरी कर देगी, रैपिडो वगैरह, उनके थ्रू मैं माल डिलीवर करा दूंगा। तो अभी ये चीजें और खतरनाक होती हुई दिखाई देगी। अगर छोटे ऑर्डर है ना 100-200 रुपए के, तो फर्क नहीं पड़ता, 1000-2000-3000 रुपए का ऑर्डर होता है तो मैं अपना ऑफिस से बंदा भेजता हूँ जाके लेके आ। बाकी पेटीएम की बात करके चले तो उन्होंने भारत टैक्सी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है पेमेंट सिस्टम के लिए, और यहाँ पर यूपीआई ऑनबोर्डिंग होगी, कोई कमीशन का मॉडल नहीं रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, पेटीएम को एक्सपोजर मिलेगा, बिजनेस कैसे बनेगा, शायद टैक्सी वालों के जो ट्रांजेक्शन है उस डेटा से वो बाकी चीजें अपसेल करके कुछ बिजनेस बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्सी वाला है, उसकी महीने की 30,000-40,000 रुपए की कमाई हो रही है, इनको सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट उसको लोन दिया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, और पेटीएम लोन की तरफ ट्रांसलेट कर भी रहा है, तो शायद वही कुछ किया जाएगा। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड 2.0 अनाउंस कर दिया है, जहाँ पे डीप टेक, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग, अर्ली ग्रोथ स्टार्टअप्स और जो टीयर 2 टीयर 3 की स्टार्टअप्स है उसको भी केटर किया जाएगा। हमने एक इंक्यूबेटर के साथ में पॉडकास्ट किया था, अगर आप पैसा रेज करने का सोच रहे हो स्टार्टअप फंड के अंदर, तो वो देख लेना, 1 घंटे के आसपास का पॉडकास्ट है, उन्होंने सब समझा रखा है पैसा कहाँ से आएगा। वैसे आज इंटीग्रेशन ज़्यादा हो गया ना, बहुत सारी वीडियोस की बात करती ठीक है। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप की बात करी है कि क्लॉड AI का यूज करके इनके सिस्टम्स इंप्रूव किए जाएंगे। रिलायंस वाले तो अपना खुद का मॉडल भी बना रहे थे ना, क्या अब ये एंट्रोपिक के साथ में कुछ करेंगे? मुझे रिलायंस से ही होप थी कि वो कुछ बड़ा मॉडल, खतरनाक मॉडल पैसा खर्च करके कुछ बनाएगी। ऑल दो रिलायंस अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के अंदर उतना अच्छा नहीं है, मेरा ओपिनियन है, मतलब मुझे पता है कि लोगों को बुरा लग जाएगा, टेक्नोलॉजी में उतना अच्छा नहीं है, ऑपरेशंस के अंदर अच्छा है, ऑपरेशन सेंट्रिक बहुत अच्छा है। जैसे अगर इनकी जियो मार्ट टाइप की बात करके चले, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया काम कर रहे हैं, बिजनेस बढ़िया बना रहे हैं, प्रॉफिटेबल आ रहे हैं, अच्छे मार्जिन दे पा रहे हैं, डिस्काउंट दे पा रहे हैं, बट ऐप का इंटरफेस अच्छा नहीं है। सिमिलरली इनकी सारी ऐप के साथ ऐसा है, ये ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, बट ऐसा है, ये मैंने देखा है। बाकी सॉफ्ट बैंक की बात करके चले तो उन्होंने $7.4 बिलियन इंडिया से कमाए हैं, इंडिया से जो बेसिकली एग्जिट किए गए रिसेंटली। जो इनके 24 विजन फंड इन्वेस्टमेंट्स थी उसमें से 8 तो लिस्ट होती हुई दिखाई दी है। मीशो, लेंसकार्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा उन्होंने निकाल दिया है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, पॉलिसी बाजार से उन्होंने फुली एग्जिट कर दिया है। मीशो में $300 मिलियन डाले थे, वो $800 मिलियन बन गए। लेंसकार्ट में $300 मिलियन $1.3 बिलियन बनते हुए दिखाई दिए। अभी ओयो, ऑफ बिजनेस, इमोबी, अनअकैडमी, व्हाटफिक्स, जेटा वगैरह में इन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी भी रखी हुई है। मुझे लगता है ओयो भी सही डायरेक्शन में जा रहा है और लेंसकार्ट भी सही डायरेक्शन में जा रहा है। ऑल्दो नंबर्स अभी छोड़ देते हैं, वैल्यूएशन छोड़ देते हैं, बट ठीक ठाक डायरेक्शन दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए। लेंसकार्ट का तो IPO आ गया है, तो एक जादू तो आपको पता ही है हमारे इंडियन इकोसिस्टम में, स्टार्टअप वाले में, कि जब कंपनी IPO से पहले होती है तो अच्छी होती है, नंबर्स स्वीकार्य होते हैं, फिर IPO आने के बाद में धीरे धीरे करके नंबर्स कुछ और दिखने लग जाते हैं। तो लेंसकार्ट का वेट करते हैं, ओयो को तो अभी IPO आना है, तो अभी सब बेटर होता हुआ दिखाई देगा। बाकी इंडिया के अंदर अगर हम जीरो शुगर ड्रिंक्स की बात करके चले तो उनकी सेल्स 5 ईयर हाई जाती हुई दिखाई दी है भाई, 30% ऑन एवरेज सेल बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये तो मैं भी बोलूंगा कि मतलब मैंने अपने घर में भी देखा है, वो जो सोडे नहीं होते, सोडे पंजाबी वाले बात कर गया, जो सोडाज होते हैं ना फ्लेवर्ड वाले, वो वाले मैंने देखे हैं, तो फ्लेवर्ड सोडाज हमारे घर में आते हैं। बाकी एक्स वाले क्रिप्टो स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, जो इनको एक्स मनी इकोसिस्टम बनाना है ना, उसको जल्दी लॉन्च करेंगे। रिपोर्ट्स की मान के चले तो इंटरनल बीटा हमको 1 से 2 महीने में देखने को मिलेगा,
और फुल रोल आउट इस साल के एंड में आता हुआ दिखाई देगा। कुछ अभी इनको लाइसेंसेस वगैरह लेने हैं, उसके बाद में होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया में नहीं हो रहा है, यूएस में हो रहा है पहले, फिर देखते हैं कहाँ पे क्या क्या हो। और कहीं ना कहीं भाई जो एआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जो एल्गो ट्रेडिंग के कोर्स में बेच रहे हो उनका क्या होगा। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट कल इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, बहुत टाइम से लाल दिखाई दे रही थी, तो चलो अच्छी बात है। बट कहानी ये है कि अब पूरा हफ्ता ये ऐसे ही ग्रीन मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, पता नहीं। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। और अपन जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।